आज की इस गहन चर्चा में हम सीधे कक्षा 11वीं की भौतिकी के अध्याय 4 गति के नियम के विस्तृत नोट्स और पाठ्यचर्या में गोता लगाने वाले हैं। बिल्कुल। और अब शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका उद्देश्य भारी भरकम सूत्रों को रटना बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया असल में कैसे काम करती है, ये उसे समझने के बारे में है। एकदम सही। एक गिरती हुई गेंद से लेकर सड़क के तीखे मोड़ पर मुड़ती हुई रेसिंग कार तक दैनिक जीवन की हर घटना के पीछे के वास्तविक कारणों को हम गहराई से समझने वाले हैं। अक्सर भौतिकी को एक नीरस विषय मान लिया जाता है जो केवल किताबों में बंद है, लेकिन असल में ये हमारे आसपास चल रहे हर जादू का पर्दाफाश करता है। और इन नियमों को समझने की शुरुआत एक बहुत ही आम अवलोकन से की जा सकती है। जैसे किसी खिलौने वाली कार का उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, मान लीजिए एक खिलौना कार को जमीन पर रखा जाए और उसे धक्का दिया जाए, तो जब तक धक्का दिया जा रहा है कार मजे से आगे बढ़ती है, और जैसे ही धक्का देना बंद होता है कुछ ही दूरी पर जाके कार रुक जाती है। इस सामान्य सी घटना को देखकर पहली सोच यही बनती है कि किसी भी वस्तु को चलायमान रखने के लिए एक लगातार बल या एक निरंतर धक्के की आवश्यकता होती है। ये सोच इतनी स्वाभाविक है कि महान ग्रीक विचारक अरस्तु भी करीब 2000 साल पहले इसी नतीजे पे पहुंचे थे। जी हाँ, अरस्तु का मानना था कि गतिशील वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए किसी बाहरी बल की निरंतर आवश्यकता होती है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि 2 सहस्त्राब्दियों तक पूरी दुनिया इसी भ्रामक विचार को सच मानती रही। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये कि अरस्तु की सोच पूरी तरह से गलत नहीं थी, बल्कि वो अधूरी थी। उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी छुपी हुई ताकत घर्षण को नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल। वो खिलौना कार इसलिए नहीं रुकती कि उस पर धकेलने वाला बल खत्म हो गया है, वो इसलिए रुकती है क्योंकि फर्श उस कार के टायरों पर विपरीत दिशा में एक बाहरी घर्षण बल लगा रहा है। तो अगर कोई बल लगाना है तो वो केवल इस घर्षण को बेअसर करने के लिए लगाना होगा, न कि उस कार को अपनी गति बनाए रखने के लिए। एकदम सही। 17वीं शताब्दी में महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने आकर इस 2000 साल पुराने भ्रम को तोड़ा। और गैलीलियो का तरीका केवल सोचने तक सीमित नहीं था, उन्होंने बाकायदा प्रयोग किए। गैलीलियो के उस प्रयोग की कल्पना करना सच में बहुत रोमांचक है। उन्होंने एक आनत तल यानी एक झुके हुए ढलान का इस्तेमाल किया। जब कोई गेंद उस ढलान पर नीचे की ओर लुढ़कती है तो उसकी गति लगातार बढ़ती है, यानी वो त्वरित होती है। और जब उसी गेंद को ढलान पर ऊपर की ओर धकेला जाता है तो गति कम होने लगती है, यानी वो मंद हो जाती है। अब इन दोनों स्थितियों के बीच की स्थिति के बारे में सोचा जाए, एक बिल्कुल समतल क्षैतिज सतह। यही गैलीलियो की बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने तर्क दिया कि अगर नीचे जाने पर गति बढ़ती है और ऊपर जाने पर घटती है तो समतल सतह पर न तो गति बढ़नी चाहिए और न ही घटनी चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर इस समतल सतह को पूरी तरह से घर्षण रहित बना दिया जाए संभव है, लेकिन एक विचार प्रयोग के तौर पर संभव है। हाँ, तो वस्तु एक समान वेग से अनंत काल तक चलती रहेगी। उसे किसी अतिरिक्त बल की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचार था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी नेट बाहरी बल की आवश्यकता नहीं है, बल केवल घर्षण जैसे विरोधी बलों को काटने के लिए चाहिए। इसी प्रयोग और विचार ने सर आइजक न्यूटन के लिए मजबूत नींव तैयार की, और न्यूटन ने इसी आधार पर गति का अपना प्रथम नियम दिया कि कोई भी पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या एक समान सरल रेखीय गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहरी बल उसे बदलने के लिए विवश न करे। बिल्कुल। ये नियम ब्रह्मांड के गहरे गुण को उजागर करता है, जिससे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये प्रकृति का एक तरह का आलस है। प्रकृति का आलस, ये बहुत अच्छा शब्द है ना? हर वस्तु जो रुकी है वो रुकी रहना चाहती है और जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है। वो अपने अंदर होने वाले किसी भी बदलाव का कड़ा विरोध करती है। इस आलस या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दैनिक जीवन में रोज महसूस किया जा सकता है। एक रुकी हुई बस का ही उदाहरण लेते हैं। बस में खड़े होने पर जैसे ही बस अचानक आगे बढ़ती है, शरीर को पीछे की ओर एक तेज झटका लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर बस के फर्श के संपर्क में हैं। जब बस आगे बढ़ती है तो पैर भी तुरंत उस गति का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा अपने उसी जड़त्व के कारण वहीं रुका रहना चाहता है। क्योंकि मानव शरीर कोई पूरी तरह से दृढ़ पिंड या ठोस पत्थर तो है नहीं,
इसलिए पैर आगे निकल जाते हैं और ऊपरी हिस्सा पीछे छूटता हुआ महसूस होता है। जिससे गिरने का एहसास होता है। ये जड़त्व का एक सीधा व्यवहारिक प्रभाव है। अब एक और स्थिति पर विचार किया जाए जो परीक्षाओं और अध्ययन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मेज पर रखी हुई कोई भारी किताब ना चाहिए तो क्या इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा? बल तो काम कर रहे हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस किताब को लगातार नीचे की ओर खींच रहा है, जो कि उस किताब का अपना वजन है। और वहीं पर मेज की भूमिका शुरू होती है। वो मेज उस किताब पर ऊपर की दिशा में एक अभिलंब बल लगा रही है। सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो मेज के अणु किताब के अणुओं को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। क्योंकि किताब स्थिर है, इसका मतलब है कि नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर धकेलने वाला अभिलंब बल परिमाण में बिल्कुल बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे कुल नेट बल शून्य हो जाता है। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर ये धारणा बनी हुई है कि गति और बल के ये जटिल नियम केवल पश्चिमी विचारकों के दिमाग की उपज है। लेकिन ऐसा नहीं है। सदियों पहले भारतीय विचारकों ने गति के सिद्धांतों पर बहुत गहराई से काम किया था। वैशेषिक दर्शन में इसके कई स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही समृद्ध और अक्सर अनदेखा किया गया अध्याय है। उसमें विभिन्न प्रकार के बलों का बारीक वर्गीकरण मिलता है। उदाहरण के लिए नोदन, जिसका अर्थ है लगातार दबाव के कारण लगने वाला बल। जैसे पानी के जहाज के पालों पर हवा का लगातार धक्का लगना। एक दूसरा शब्द है अभिघात, यानी एक झटके में होने वाली टक्कर, जैसे कुम्हार अपने चाक को घुमाने के लिए लकड़ी से अचानक चोट मारता है। ये वर्गीकरण आधुनिक भौतिकी के निरंतर बल और आवेग के बहुत करीब है। सबसे विस्मयकारी बात तो 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य के कार्यों में मिलती है। 1150 ईस्वी के आसपास उन्होंने तात्कालिकी गति की अवधारणा दी थी। तात्कालिकी गति जो कैलकुलस के विकास से बहुत पहले की बात है। किसी एक विशिष्ट क्षण पर वस्तु की गति की सटीक गणना करना। ये आधुनिक भौतिकी का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। सदियों पहले बैठे उन विचारकों का ब्रह्मांड को समझने का यह तरीका सच में प्रेरित करता है। बिल्कुल। अब अगर आगे बढ़ें तो गति को केवल देखने से बात नहीं बनती, उसे मापना भी पड़ता है। और गति मापने के लिए केवल वेग काफी नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यहीं से संवेग की अवधारणा सामने आती है। संवेग को समझना हो तो एक ही गति से चल रही दो अलग अलग वस्तुओं की कल्पना करनी होगी। एक हल्की कार और एक भारी सामान से लदा हुआ ट्रक। दोनों मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। अगर दोनों को ब्रेक लगाकर एक समान समय में रोकना हो तो किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? निस्संदेह भारी ट्रक पर, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। इसी तरह अगर बंदूक के गोली को सिर्फ हाथ से सामने फेंका जाए तो वो शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब वही गोली बंदूक से निकलती है तो उसकी गति इतनी अधिक होती है कि वो बहुत घातक हो जाती है। दोनों स्थितियों में गोली का द्रव्यमान तो वही रहा, लेकिन वेग में भारी अंतर आ गया। संवेग, जो कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, गति का एक बहुत ही सटीक मापदंड बन जाता है। इसे गणित की भाषा में P बराबर mv लिखा जाता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या बल केवल संवेग में होने वाले कुल बदलाव पर निर्भर करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम इसी का उत्तर देता है। बल केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संवेग में कितना बदलाव आया, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो बदलाव कितनी तेजी से आया। मतलब समय यहाँ एक बहुत निर्णायक कारक है। बिल्कुल। बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे प्रसिद्ध सूत्र F बराबर ma के रूप में जाना जाता है, जहाँ बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है। त्वरण असल में समय के साथ वेग में आने वाले बदलाव को ही मापता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बोर्ड्स या नीट में इस पर आधारित एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ उदाहरण पूछा जाता है, क्रिकेट के मैदान से। हाँ, जब कोई तेज गेंद हवा में होती है और एक अनुभवी खिलाड़ी उसे लपकने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो वह गेंद को पकड़ते ही अपने हाथों को गेंद के साथ पीछे की तरफ खींचता है। ये खेल की कोई साधारण कला नहीं है, बल्कि भौतिकी का एक बेहतरीन उपयोग है। खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींचकर गेंद के रुकने के समय को बढ़ा देता है। द्वितीय नियम के अनुसार जब संवेग परिवर्तन में लगने वाला समय बढ़ जाता है तो उत्पन्न होने वाला बल अपने आप कम हो जाता है। इससे हाथों पर कम बल लगता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। और अगर कोई नौसिखिया खिलाड़ी हो जो हाथ एकदम कड़क और स्थिर रखकर कैच पकड़ने की कोशिश करे तो गेंद अचानक से रुकती है।
समय बहुत कम लगता है, जिससे हाथों पर एक विशाल बल काम करता है और भयंकर चोट लग जाती है। इसी कम समय और विशाल बल के संयोजन को आवेग कहा जाता है। ये वो स्थिति है जहां एक बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए किसी वस्तु पर प्रहार करता है। जैसे जब कोई तेज गेंद सीधे दीवार से टकराती है और वापस लौटती है। दीवार और गेंद के बीच का संपर्क शायद कुछ मिलीसेकंड्स का ही होता है, लेकिन वो बल इतना तीव्र होता है कि गेंद का पूरा संवेग पलट देता है। तो आवेग को बल और समय के गुणनफल के रूप में मापा जाता है, और यह वस्तु के संवेग में हुए कुल परिवर्तन के बराबर ही होता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अभी तक गति को बनाए रखने, रोकने और बदलने के कारणों को समझा गया। अब उस नियम की बारी है जिसे दुनिया में शायद सबसे ज्यादा बार उद्धृत किया जाता है, न्यूटन का तीसरा नियम। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम जितना मशहूर है, इसके इर्द गिर्द उतनी ही गहरी गलतफहमियां भी बुनी गई हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि अगर क्रिया और प्रतिक्रिया बिल्कुल समान है और विपरीत दिशा में है, तो वे एक दूसरे को काटकर शून्य क्यों नहीं कर देते? सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर दो लोग एक दरवाजे को दोनों तरफ से बराबर ताकत से धकेलें तो दरवाजा हिलेगा ही नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी बारीकी छुपी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक ही वस्तु पर काम नहीं करते। वे हमेशा दो अलग-अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। बिल्कुल। जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाती है, तो उसी क्षण वस्तु बी भी वस्तु ए पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। क्योंकि बल अलग-अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त कर ही नहीं सकते। एक और महत्वपूर्ण बात, इनमें कोई कारण प्रभाव वाली देरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पहले क्रिया हुई और उसके 1 सेकंड बाद प्रतिक्रिया। दोनों एक ही क्षण में, एक ही समय पर एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। जब एक पत्थर आसमान से नीचे गिरता है, तो पृथ्वी उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींच रही होती है। ये क्रिया है। तीसरे नियम के अनुसार उसी क्षण वो छोटा सा पत्थर भी पूरी पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर यानी ऊपर की ओर खींच रहा होता है। गणित और भौतिकी के नियम इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। बल दोनों पर समान लग रहा है। लेकिन दूसरे नियम के अनुसार त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी का द्रव्यमान उस पत्थर की तुलना में इतना महाविशाल है कि समान बल लगने के बावजूद पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला त्वरण लगभग 0 होता है। इसलिए पृथ्वी ऊपर उठती हुई दिखाई नहीं देती, जबकि पत्थर तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखता है। इसी तीसरे नियम से भौतिकी का एक और बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत जुड़ा है, संवेग संरक्षण का नियम। इस सिद्धांत का मानना है कि यदि कोई विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम है जिस पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, तो उसका कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इसका सबसे बेहतरीन विजुअलाइजेशन एक बंदूक और गोली से किया जा सकता है। बंदूक चलने से पहले गोली और बंदूक दोनों स्थिर हैं। उनका कुल शुरुआती संवेग 0 है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है, एक धमाका होता है। गोली बहुत तेज गति से आगे की ओर निकलती है। ये आगे की दिशा में एक बड़ा संवेग है। और उसी समय तीसरे नियम के कारण बंदूक पर पीछे की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसे रिकॉइल कहते हैं। बंदूक पीछे की ओर झटके से आती है। अब अगर आगे जाने वाली गोली के संवेग और पीछे आने वाली बंदूक के संवेग को जोड़ा जाए, तो उनका योग फिर से ठीक 0 ही आता है। सिस्टम का कुल संवेग जो पहले 0 था, धमाके के बाद भी 0 ही रहता है। कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। गति और बल के इस पूरे खेल में एक ऐसा किरदार भी है जिसे हमेशा खलनायक की तरह देखा जाता है, घर्षण। हाँ, अक्सर यही माना जाता है कि घर्षण मशीनों को खराब करता है, ऊर्जा बर्बाद करता है और गति को धीमा करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो घर्षण को एक विलन मानना बहुत बड़ी भूल है। ये हमारे दैनिक जीवन का रक्षक है। अगर दुनिया से अचानक घर्षण खत्म हो जाए तो जमीन पर चलना तो दूर की बात है, एक जगह खड़े रहना भी असंभव हो जाएगा। गाड़ियां सड़कों पर फिसलती रहेंगी, कोई ब्रेक काम नहीं करेगा। इस घर्षण के भी अलग अलग रूप हैं। एक जो रुकी हुई चीजों को रोके रखता है और दूसरा जो चलती हुई चीजों के बीच काम करता है। इन्हें स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के नाम से जाना जाता है। स्थैतिक घर्षण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक स्व-समायोजक बल है। सेल्फ एडजस्टिंग। हाँ, कल्पना की जाए कि एक भारी संदूक फर्श पर रखा है। उसे धीरे से धक्का दिया जाता है, वो नहीं हिलता। धक्का थोड़ा और बढ़ाया जाता है,
वो फिर भी नहीं हिलता। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बाहर से लगाने वाला बल बढ़ रहा है, संदूक और फर्श के बीच का स्थैतिक घर्षण भी खुद ब खुद अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। लेकिन इसकी एक अधिकतम सीमा होती है। जब बाहरी धक्का उस अधिकतम सीमा को पार कर जाता है, तब संदूक खिसकना शुरू करता है। और जैसे ही वस्तु वास्तव में गति में आ जाती है, तब गतिज घर्षण काम में आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिज घर्षण का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से थोड़ा कम होता है। इसीलिए किसी रोकी हुई भारी चीज को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगे तो उसे चलाते हैं ना थोड़ा आसान हो जाता है। और घर्षण कभी भी गति का सीधा विरोध नहीं करता, बल्कि दो सतहों के बीच की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसका सबसे रोमांचक उदाहरण मोड़ों पर देखने को मिलता है। जब एक कार किसी गोल घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, तो वो सीधे क्यों नहीं निकल जाती? गोल घूमने के लिए किसी भी वस्तु को एक लगातार केंद्र की ओर खींचने वाले बल की आवश्यकता होती है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कार किसी समतल सड़क पर मुड़ती है, तो ये आवश्यक अभिकेंद्र बल केवल टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण से ही प्राप्त होता है। लेकिन बारिश के मौसम में या बहुत तेज रफ्तार में जब टायरों का घर्षण कम हो जाता है, तब तो कार सीधा फिसलकर सड़क से बाहर जा सकती है। ये तो एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए रेसिंग ट्रैक और हाईवे के तीखे मोड़ों पर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन तरीका अपनाया जाता है। सड़क के बाहरी किनारे को अंदर के किनारे की तुलना में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। इसे ढालू सड़क या बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। यानी सड़क अब पूरी तरह से समतल नहीं है, बल्कि एक कोण पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण एक बहुत बड़ा फायदा होता है। कार के अपने वजन का एक घटक और उस झुकी हुई सड़क द्वारा कार पर लगाया गया अभिलंब बल, ये दोनों मिलकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने लगते हैं। अब मोड़ काटने के लिए पूरी तरह से केवल टायरों के घर्षण पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे टायरों पर घर्षण का दबाव कम हो जाता है, टायर कम घिसते हैं और कार बहुत सुरक्षित और तेज गति से मोड़ पार कर सकती है। बलों की ये दुनिया इतनी जटिल है। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, अभिलंब बल ऊपर धकेल रहा है, घर्षण पीछे रोक रहा है। और बैंकिंग की वजह से अलग अलग कोण बन रहे हैं। वैज्ञानिक और छात्र इस पूरी उलझन को बिना गलती किए कैसे सुलझाते हैं? यांत्रिकी की इन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवस्थित तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे बल निर्देशक आरेख या फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। ये एक तरह की सुपर पावर है जो पूरे भ्रम को दूर कर देती है और समस्या को शीशे की तरह साफ कर देती है। FBD बनाने का तरीका बहुत ही दिलचस्प और तार्किक है। मान लिया जाए कि एक कार झुकी हुई सड़क पर है और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है। ये पूरा एक निकाय है। अब अगर केवल बॉक्स पर ही अध्ययन करना है, तो पूरे सिस्टम में से उस बॉक्स को मानसिक रूप से अलग कर लिया जाता है। उसे केवल एक बिंदु के रूप में मान लिया जाता है। यानी सड़क, कार, हवा, बाकी सब कुछ दिमाग से हटा दिया जाए, केवल वो बॉक्स और उस पर लगने वाले बल। और फिर तीरों के माध्यम से दर्शाया जाता है कि उस अकेले बॉक्स पर बाहर से कौन-कौन से बल लग रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का तीर नीचे की ओर, अभिलंब बल का तीर सतह के लंबवत ऊपर की ओर और घर्षण का तीर फिसलने की दिशा के विपरीत। इसमें एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करना होता है। इस चित्र में केवल वे ही बल शामिल किए जाते हैं जो उस विशिष्ट पिंड पर बाहर से लग रहे हों। उस पिंड द्वारा बाकी दुनिया या अन्य वस्तुओं पर जो बल लगाए जा रहे हैं, उन्हें इस चित्र में कोई जगह नहीं मिलती। इसी स्पष्टता के कारण बड़ी बड़ी पहेलियां और जटिल निकाय आसानी से गणितीय समीकरणों में बदल जाते हैं और उनका सटीक उत्तर निकल आता है। इन सभी बातों को सुनकर ये स्पष्ट हो जाता है कि गति के नियम केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े कण के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट है। एक गिरते हुए सेब से लेकर ब्रह्मांड में घूमते हुए विशाल ग्रहों तक सब कुछ इन्हीं नियमों के अधीन है। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे समझा जाए और दैनिक जीवन की घटनाओं में उसे काम करते हुए देखा जाए। गति, बल, जड़त्व और घर्षण, ये सभी तत्व मिलकर इस भौतिक दुनिया का एक बहुत ही सुंदर और सटीक संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल सही। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक ऐसा विचार छोड़े जाते हैं जो इन नियमों की एक अलग ही गहराई को छूता है। ये विचार उस तीसरे नियम से जुड़ा है जिसके अनुसार हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। तो इसका मतलब है कि आसमान से गिरती हुई एक बहुत छोटी सी बूंद भी पूरी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन क्या हमने कभी बारिश के मौसम में पृथ्वी को ऊपर उठते हुए महसूस किया है? द्रव्यमान और बल का ये खेल सोचने पर मजबूर कर देता है। पूरी तरह से। अगली बार जब कोई सेब गिरते हुए देखें
तो सोचिएगा कि सेब गिर रहा है या पृथ्वी ऊपर उठ रही है।